बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 12 करने जा रहे हैं। पार्ट 12 और इसके अंदर हम आज डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी इसको देखने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो लाजमी देख लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सारी इस चैप्टर की वीडियोज़ के लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इस चैनल को एक्सप्लोर करना है तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसी के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आ जाएंगी। प्लेलिस्ट में ये आपको नीचे एरो से डाउनवर्ड नज़र आएंगे, इन पे क्लिक करते रहेंगे तो और 18-20 प्लेलिस्ट जो हैं वो बनी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट हैं। इसमें सारी पाकिस्तान स्टडी की वीडियोज़ हैं। चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, पीएसटी, जेईएसटी, इन सब की, और इसके अलावा भी कुछ प्लेलिस्ट जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो तकरीबन 800 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूँ मैं, वो सब मौजूद हैं। तो पूरी आपको जो है वो सारी प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो जो है वो मिल जाएगी। बेसिक्स आपकी वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो फिर उसकी 2 प्लेलिस्ट जो हैं बेसिक और एडवांस की वो पड़ी हुई हैं, उनमें वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हम पेज नंबर ये यहाँ पर आ गए हैं, हम पेज नंबर 20 के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। डेवलपमेंट का वैसे मतलब तरक्की है, ठीक है भाई। तरक्की वर्ड से निकला है इर्तका, तरक्की वर्ड से निकला है इर्तका। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस तरक्की और इस इर्तिका के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कोई चीज़ जो छोटी है वो बड़ी हो रही है, कोई चीज़ जो छोटी है वो बड़ी हो रही है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फिटस इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, माँ के पेट के अंदर बच्चे के वजूद की डेवलपमेंट होती है, उसका इर्तिका होता है, उसकी तरक्की होती है, उसका साइज़ छोटा होता है, वो एक ज़ायगोट होता है, और ज़ायगोट एक यूनाइटेड सेल है, उससे एक और सेल बनता है, उससे एक और सेल बनता है। सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है और डिफरेंशिएशन होती है, और उसके बाद एक नया वजूद जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट का मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है भाई। तो ये डेवलपमेंट वर्ड का मैंने आपको बता दिया। तरक्की या इर्तिका किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि कोई चीज़ पहले छोटी थी, अब वो बड़ी हो रही है, ठीक है, उसमें तरक्की आ रही है। टू नेशन थ्योरी, इसका मतलब है 2 कौमी नज़रिया। टू नेशन थ्योरी, थ्योरी वर्ड का मतलब है नज़रिया, नज़रिए का मतलब है ख़याल या यकीन। आसान लफ्ज़ों में थ्योरी नज़रिया, और इसका आसान मतलब है ख़याल या यकीन। टू नेशन, 2 कौमी, 2 कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, इसका इर्तिका, इसकी तरक्की। ये तो मैंने आपको लफ्ज़ों में बता दिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए ज़रा ख़ुद से, आप अगर टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं, या फिर आप सीएसएस की तैयारी करने वाले हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सारी चीज़ें बड़ी अहम है आप लोगों के लिए। 2 कौमी नज़रिए की ज़रूरत क्यों थी? पहली बात, 2 कौमी नज़रिया क्या है, ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। 2 कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, ये जो बर्रे सग़ीर है, सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर 2 बहुत सारी कौमें आबाद हैं, जिसमें से हिंदू और मुसलमान 2 बड़ी कौमें हैं। ये है आसान लफ्ज़ों में
दो कौमी नज़रिया। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में किसी से कोई पूछेगा आपसे भाई दो कौमी नज़रिया क्या है, तो आप ये बता दें ये एक परसेप्शन है, एक नज़रिया है, एक ख़याल है, एक यकीन है। किसका? मुसलमानों का। कौन से मुसलमानों का? जो उस वक्त हिंदुस्तान में आबाद थे मुसलमान, उनका। और ये दो कौमी नज़रिया जो है वो क्या है? ये दो कौमी नज़रिया मुसलमानों का ये है कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, बस ये दो कौमी नज़रिया है। लेकिन इसकी इतनी अहमियत क्यों है? वाई? ये बड़ा अहम नुक्ता है। ठीक है, इस बात को ज़रा समझिएगा। और इसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि दो कौमी नज़रिया, इसमें ये जो नेशन वर्ड है इसका मतलब है कौम। इसकी तारीफ़ आपको पहले समझनी पड़ेगी। नेशन का मतलब कौम होता है ना, तो कौम किसको कहा जाता है? बड़ी ही अहम वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, बात अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो बैक करके दोबारा समझें। पाकिस्तान स्टडी जो है इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी तवज्जो मांगती है। तो नेशन का मतलब है कौम। कौम का क्या मतलब है? कौम का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ पीपल। आसान लफ्ज़ों में यही बात है ना भाई, कौम का क्या मतलब है? लोगों का इज्तमा, लोगों का हुजूम, लोगों का ग्रुप जो एक जगह पर रहते हैं। कौम का मतलब है कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल। आसान सी डेफिनेशन तो यही है ना। तो कौम का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का इज्तमा, लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं। इसके अलावा आगे भी कुछ बात है। सिर्फ लोगों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाने से वो जो इज्तमा हो गया है लोगों का, वो कौम या नेशन नहीं बन जाता। बल्कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है उन सब लोगों का कॉमन रिलीजन। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, कॉमन रिलीजन, कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का सबसे पहली चीज़ जो है कॉमन रिलीजन, के एक मज़हब होना चाहिए। मज़हब, कॉमन रिलीजन मतलब सारे लोगों का, वो जो एक जगह पे इज्तमा हुआ है लोगों का, उनका एक मज़हब जो है वो होना चाहिए। अब जब एक मज़हब होगा वहाँ पर रहने वाले लोगों का, उन लोगों के इज्तमा का जब एक मज़हब होगा, तो आप देखें इसी वर्ड से, मज़हब से ही सारी बाकी चीज़ें निकलती हैं। सारी चीज़ें अगर आप गौर करें ना, सारी चीज़ें निकलती हैं। ये इसी से आपका पहनना ओढ़ना निकलता है, इसी से आपका तर्ज़ ज़िंदगी निकलता है, इसी से आपका खाना पीना निकलता है, इसी से आपके रस्म व रिवाज निकलते हैं, इसी से आपकी शादी ब्याह निकलती है, इसी से आपकी तिजारत निकलती है, इसी से आपके माशरती या सोशल डीलिंग्स जो हैं वो निकलती हैं, इसी से पड़ोसियों के हुकूक निकलते हैं, इसी से वालिदैन के हुकूक निकलते हैं, बच्चों के हुकूक निकलते हैं, और क्या कुछ जो है वो इस एक से निकलता है जिसको हम कह रहे हैं रिलीजन। बात समझ आ रही है आपको? अब हिंदू जो हैं उनका अलग रिलीजन है, मुसलमान जो हैं उनका अलग रिलीजन है। ज़रा बात को समझिएगा, हिंदू जो हैं उनका अलग रिलीजन है और मुसलमान जो हैं इनका अलग रिलीजन है। हिंदुओं का लाइफ स्टाइल अलग है, मुसलमानों का लाइफ स्टाइल अलग है। ठीक है, तो बात कहाँ से चल रही है? डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का इर्तका, दो कौमी नज़रिए की तरक्की। और इसके अंदर जो नेशन वर्ड है इसका मतलब है कौम, और कौम का मतलब है कलेक्शन ऑफ पीपल। सिर्फ कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं कि एक जगह पे लोगों का इज्तमा हो जाए, बल्कि उन लोगों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है उनका कॉमन रिलीजन, कि वो सारे लोग जो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं उनका एक मज़हब हो। और जब एक मज़हब है तो आगे मैंने इससे कितनी सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकाल दी आपके सामने, सब कुछ आ गया ना। आपका खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, सब कुछ, जो भी आपकी पब्लिक डीलिंग है, जो भी आपका तर्ज ज़िंदगी है, वो सब जो है वो कहाँ से निकल रहा है? आपके रिलीजन से निकल रहा है। समझ में आ गई बात आपको? चलें भाई, दो कौमी नज़रिया तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब इसका एक दूसरे वर्ड के साथ ताल्लुक़ है, ज़रा उसको समझिएगा। एक तो वर्ड हो गया ना ये कौम, इसको मैंने कहा नेशन। दूसरा वर्ड इसके साथ आप ज़रा लिख लीजिए, दूसरा वर्ड इसके साथ है कंट्री।
दूसरा वर्ड क्या है? कंट्री है। टू नेशन थ्योरी कोई मजाक नहीं था। आप ज़रा उस वक्त के रहने वाले मुसलमानों का विज़न देखें, उनका परसेप्शन देखें, उनकी जहानत देखें। आप अगर इस चीज़ को महसूस आपने नहीं किया ना, तो पाकिस्तान स्टडी के अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये बात मेरी लिख लीजिए आप। और अगर मेरी इन बातों को आप महसूस कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा, कि कैसे उन लोगों के जहन में ये सारी बातें आई थी। ये देखें, तो एक अगर नेशन है, वो कौम जब एक जगह पर, वो कलेक्शन ऑफ पीपल, वो लोगों का इज्तमा जिनका एक ही जैसा मज़हब है, एक ही जैसा सब कुछ है, जब वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे, अब हवा में तो इकट्ठे नहीं हो सकते ना, वो एक जगह पे जो लोग इकट्ठे होंगे तो वो कोई खित्ता ज़मीन ही होगा, ठीक है, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा ही होगा जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो जहाँ पर वो रह रहे हैं अगर, तो उस जगह को क्या कहा जाएगा? उसको कंट्री कहा जाएगा। मतलब एक कंट्री, वन कंट्री, वन नेशन। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को ज़रा कनेक्ट कर दें आप। एक मुल्क और एक कौम। आप दुनिया के नक्शे पे ममालिक को देख लें, जो भी मुल्क हैं वहाँ पर एक ही कौम आबाद है। मैं माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो कि उसके अंदर हैं, मेजॉरिटी के लिए अक्सरियत का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, माइनॉरिटी के लिए जो है वो अक़लियत का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अक़लियतों की बात नहीं कर रहा। देखें, हर कौम के अंदर, किसी भी जगह, किसी मुल्क के अंदर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत दूसरे मज़ाहिब के भी लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें मेजॉरिटी जो है वो एक मज़हब के मानने वाले होंगे किसी मुल्क के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो एक मुल्क और एक कौम, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यानी कि अगर एक नेशन होगी तो एक मुल्क होगा, एक मुल्क अगर है तो वहाँ पर आपको एक ही नेशन नज़र आएगी, ये बात तय है। लेकिन 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 उसके लिए शर्त ज़रूरी है कि मुल्क हो, कंट्री हो। अगर आपको कंट्री वर्ड की डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम है तो आप कंट्री वर्ड गूगल पे लिखिए, तो गूगल आपको विकीपीडिया की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर जाके आप देख लीजिए कि कंट्री वर्ड का मतलब क्या है। ऐसा खित्ता ज़मीन जहाँ पर एक कौम आबाद है। और फिर नेशन जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आगे भी देख लें तो आपको वहाँ पर क्लियरली नज़र आएगा, नेशन या कौम ऐसे लोगों के इज्तमा को कहा जाता है जिसमें सबसे पहली चीज़ कॉमन रिलीजन के उनका मज़हब एक हो, उसके बाद सारी चीज़ें उसके अंदर ख़ुद ब खुद आ जाती हैं। उनका जो है वो, उनकी सकाफ़त एक हो, ठीक है, उनका जो है वो तर्ज़ मुआशरत एक हो, तो उसके अंदर कॉमन चीज़ें आपको उन सारे लोगों में नज़र आएंगी। तो कंट्री का भी मैंने बता दिया। ये मैं बावसूख तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी तरफ अगर इंडिया से कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये विकिपीडिया की वेबसाइट कह रही है कंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर एक कौम आबाद हो। आप देख लीजिए। अब चलते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है, ये आसान नहीं है समझना। आप ज़रा इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया जो है वो क्या है? अब मुल्क है, अब जो है वो एक कंट्री है, अब जो है वो एक कंट्री है। अच्छा, एक बात और भी अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो या कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ ममालिक ऐसे हैं जो जिनका कोई मज़हब है ही नहीं, जिनका कोई मज़हब है ही नहीं। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम खुदा की बात करते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम खुदा की बात करते हैं, चाहे वो एक हो, जैसे मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, यहूदी भी एक खुदा को मानते हैं, ईसाई भी एक खुदा को मानते हैं, ठीक है, या फिर एक खुदा से ज़्यादा खुदा मानने वाले हों, जैसे कि हिंदुस्तान में, इंडिया में एक से ज़्यादा जो है वो खुदाओं को मानने वाले लोग आबाद हैं। तो ये रिलीजन की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मज़हब तो है ही नहीं, वो तो कम्युनिस्ट हैं, वो तो सोशलिस्ट हैं,
वो तो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते। आप मेरी बात को ज़रा समझिएगा, खुदा के वजूद पर यकीन रखना ये आपका मज़हब है। अगर आप खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रख रहे, ये भी आपका मज़हब है। देखें, बात को ज़रा समझिएगा। रिलीजन जो है वो क्या है? यकीन है ना, यकीन है ना। इस यकीन को, इस बिलीफ को रिलीजन कहते हैं। अगर आप खुदा को मानते हैं, ठीक है, तब भी आप जो है वो आपका मज़हब मौजूद है, और अगर आप खुदा को नहीं मानते तब भी आपका मज़हब मौजूद है भाई, क्योंकि मज़हब का मतलब ही होता है यकीन, आपका यकीन, आपका बिलीव। तो ऐसे लोग जो खुदा को नहीं मानते, अगर वो एक जगह पर जमा हो जाएं तो वो भी जो है वो क्या होगा? उन सब में कॉमन बात क्या है कि वो सारे लोग जो है वो खुदा को नहीं मानते और एक जगह पर इकट्ठे होकर रह रहे हैं, और उनका लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी कॉमन है, खाना पीना कॉमन है, उठना बैठना कॉमन है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो वो जो कलेक्शन ऑफ पीपल हुई है, क्या उसको हम नेशन नहीं कहेंगे? उसको भी भाई आप नेशन कहेंगे, उसको भी आप नेशन कहेंगे, क्योंकि मैं रिलीजन को क्लियर कर चुका हूँ। रिलीजन, मज़हब का मतलब है आपका यकीन। खुदा पर अगर है तब भी आपका रिलीजन है, और अगर खुदा पे आपका यकीन नहीं है तब भी आपका रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का मतलब ही आपका यकीन है, आप खुदा को माने या ना माने। बहरहाल, तो ऐसे लोग जो कि खुदा को नहीं मानते, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी नेशन बन गई। और ऐसे लोग जो खुदा को मानते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो वो भी नेशन बन गई। और ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, वो भी नेशन बन गई। बात समझ में आ रही है आपको? अब ज़रा यहाँ पर ये टेक्निकल नुक्ता ज़रा समझ लीजिए कि अगर मैं नेशन की बात कर रहा हूँ कि एक नेशन, और जब वो एक ख़ित्ता ज़मीन पर आबाद होंगे, इज्तमा तो होना ज़रूरी है ना, कलेक्शन तो होना ज़रूरी है ना, एक जगह इकट्ठे तो होना ज़रूरी है ना। तो एक जगह पर जब वो इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक ख़ित्ता ज़मीन होगा जहाँ पर ये इकट्ठे हुए हैं, तो वो ख़ित्ता ज़मीन पूरा का पूरा क्या है? वो कंट्री आ गया। तो एक कंट्री है तो वहाँ पर एक कौम आबाद है। ये बात समझ में आ गई। अब इस तरफ चलते हैं, ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया पहले, तकसीम से पहले, 1947 से पहले इंडिया क्या था? ये कंट्री नहीं था। ये बड़ा अहम मुद्दा है, ज़रा इस बात को समझिएगा। इंडिया, आप विकिपीडिया पे देख लें, बड़ी मशहूर वेबसाइट है ना। इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट को कहते हैं बर्रे सग़ीर। बर्रे सग़ीर, बर जो है वो ज़मीन को कहा जाता है, सग़ीर का मतलब होता है छोटा, छोटी ज़मीन, बर्रे सग़ीर। समझ में आ रही है बात आपको? बर्रे सग़ीर, इसी सग़ीर वर्ड से सुग़रा निकला है, इसी सग़ीर वर्ड से असग़र निकला है, ठीक है। और सग़ीर, सुग़रा, असग़र, इनका मतलब ही होता है छोटा। बर्रे सग़ीर, बर कहते हैं ज़मीन को, छोटी ज़मीन। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ छोटी ज़मीन। और आसान लफ्ज़ों में इसको बताऊं तो कॉन्टिनेंट जो है, कोई बर्रे आज़म है, उसका एक छोटा टुकड़ा। एशिया जो बर्रे आज़म है हमारा, इसका एक हिस्सा है, ठीक है। अगर इसको मैं कहूँ कि ये एशिया है, ये नॉर्थ हो गया एशिया का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एशिया के नॉर्थ में भी कंट्रीज़ आबाद हैं, एशिया के ईस्ट में भी कंट्रीज़ आबाद हैं, एशिया के साउथ में भी कंट्रीज़ आबाद हैं, एशिया के वेस्ट में भी कंट्रीज़ आबाद हैं, एशिया के सेंटर में भी कंट्रीज़ आबाद हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वेस्ट और साउथ के दरमियान आबाद हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ईस्ट और साउथ के दरमियान आबाद हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान आबाद हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान आबाद हैं। तो ये जो टुकड़ा है, ये साउथ, इसको जुनूब कहा जाता है। इसको, ये पूरा एशिया का मैप है, तो इसको हम कहेंगे जुनूबी एशिया, इसको हम कहेंगे शुमाली एशिया, नॉर्थ को शुमाल कहा जाता है उर्दू में। इसको हम कहेंगे मशरकी एशिया, ईस्ट को मशरिक कहा जाता है। और इसको हम कहेंगे मगरिबी एशिया, वेस्ट को मगरिब कहते हैं उर्दू में। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम कहेंगे सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये एशिया का सेंटर है। समझ में आ गई बात?
ये क्या कहलाएगा? ये एशिया का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जनूबी मगरबी एशिया, जनूब मगरबी एशिया, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। जनूबी मशरिकी एशिया ये कहलाएगा, अब आप ख़ुद बना लीजिए, शुमाली मगरबी, और ये कहलाएगा शुमाली मशरिकी। तो ये जो टुकड़ा था वो ये टुकड़ा था बर्रे सगीर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये टुकड़ा था, ये ख़ित्ता था बर्रे आज़म एशिया का, ये ख़ित्ता जो कि साउथ और वेस्ट के दरमियान मौजूद है। अगर मुझे गलती नहीं हो रही तो, वैसे मैं अच्छी तरह मुझे याद है, लेकिन अगर गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में इस्लाह भी कर दीजिएगा कि यही टुकड़ा एग्जैक्टली है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर्रे सग़ीर कहते हैं। याद रहे, सब कॉन्टिनेंट सिर्फ एशिया में ही नहीं है, सब कॉन्टिनेंट दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी है। तो ये जो टुकड़ा है जनूबी मगरबी एशिया, ये टुकड़ा जो है क्या कहलाता है, बर्रे सग़ीर या सब कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह दूसरे सब कॉन्टिनेंट भी और हैं, ठीक है। तो ये हुआ साबित यहाँ पर इस बात कि इंडिया जो है वो क्या था, वो मुल्क नहीं था, मुल्क नहीं था। अगर मुल्क होता तो यकीनन एक कौम भी होती वहाँ पे, तो यकीनन एक कौम भी होती वहाँ पे। मैं साबित कर चुका हूँ मुल्क का और कौम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और अगर एक कौम होती वहाँ पर तो फिर क्या होता, कॉमन रिलीजन, एक जैसा मज़हब होता। लेकिन इंडिया जो है वो क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया का एक ऐसा टुकड़ा है जहाँ पर जो क्या है, जो मुल्क नहीं है, वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक कौम आबाद नहीं है, नो, एक नेशन नहीं है, एक नेशन नहीं है, एक से ज़्यादा अक़वाम जो हैं वो इस ख़ित्ते में आबाद हैं। इस बात को ज़रा समझिएगा। जब हम मुल्क की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं एक मुल्क है, तो इसका मतलब एक नेशन है। अगर मुल्क ही नहीं है तो, और मुल्क नहीं हो सकता। बर्रे सग़ीर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो है वो कभी भी मुल्क नहीं रहा। इसकी तारीख़ आप उठा के पूरी देख लें, विकिपीडिया पे मौजूद है, तो आप देखें, आपको पता लगेगा कि ये हमेशा से ये ख़ित्ता मुख्तलिफ़ अक़वाम की आमा जगह रहा है। इस ख़ित्ते के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुख्तलिफ़ कौमें हमेशा से आबाद रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और ये तसलसल चलता हुआ आ रहा है। ये एक दीगर बात है कि यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की रही है, यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की रही है। इसी ख़ित्ते के अंदर, अब ज़रा अक़वाम, कौमों का आप सुन लीजिए, इस ख़ित्ते के अंदर हिंदू आबाद हैं, इस ख़ित्ते के अंदर जो है वो बुद्ध मज़हब के मानने वाले, बुद्धिस्ट जो हैं वो आबाद हैं, इस ख़ित्ते के अंदर जो है वो सिख वो आबाद हैं, इस ख़ित्ते के अंदर मुसलमान आबाद हैं। 4 कौमें तो मैंने आपको और बता दी हैं, और भी कौमें हैं जो कि यहाँ पर इस ख़ित्ते के अंदर आबाद थीं, आबाद हैं। तो अब एक से ज़्यादा कौमें अगर हैं जिस जगह पर आबाद हैं, तो आप उस जगह को क्या कंट्री कहेंगे? नहीं, कंट्री नहीं है वो। ये बात क्लियर हो गई, वो कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब अब उस सिचुएशन को ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। हिंदुस्तान में, इंडिया में जब हुकूमत किसकी थी, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं सारी बात, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ कहाँ से आए? इंग्लैंड से आए, इंडिया में आए, और यहाँ पर आके उन्होंने किस तरह कैप्चर कर लिया पूरे इंडिया को, इस पूरे ख़ित्ते को कैसे कैप्चर किया, ये तफसीलात पिछली वीडियोस में मैं तफसील से बता चुका हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल और ये और वो, ये सारी की सारी चीज़ें। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया इस बात के ऊपर कि इस जगह पर हम ज़्यादा टाइम तक काबिज़ नहीं रह सकते, इस जगह पर हम ज़्यादा देर तक कब्ज़ा अपना नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं और उनके आपस के क्लैशेस जो हैं वो चलते रहते हैं। हाँ, जब तक यहाँ पर हैं तब तक हम जो है वो यहाँ से फ़ायदा उठा लें। और अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया इंडिया से, बहुत लूट खसूट की, बहुत कुछ लेके गए इंडिया से इंग्लैंड में। ये वो दौर था जब इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, मशीनी तरक्की का आगाज़ हो चुका था।
इंसान मैकेनिकल से, मैनुअल से मैकेनिकल की तरफ आ रहा था और मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल दौर में दाखिल हो रहा था बिजली की ईजाद के बाद। ये 1700 का टाइम पीरियड है। 1700, 1800, 1900, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, सनती इनकलाब का दौर था यूरोप में। और यूरोप के अंदर जो सबसे किंग कंट्री थी वो ये इंग्लैंड ही था। तो मशीनरी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, बिजली के कारखाने, बिजली की फैक्ट्रियाँ, ऐसे इक्विपमेंट जो कि बिजली से चलते हैं वो बनाए जा रहे थे। उसके लिए सब इनको पैसा चाहिए था, रॉ मटेरियल, खाम माल चाहिए था, और इंडिया जो है वो, इंडिया के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल था। तो यहाँ से जहाज़ भर भर के इंग्लैंड जाते थे, और वहाँ पर आज इंग्लैंड जो आपको नज़र आ रहा है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और पता नहीं क्या कुछ, इनको कितना खून लगा हुआ है इंडियंस का, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ना सिर्फ इंडियंस का बल्कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, वहाँ के लोगों का भी एक बड़ी लंबी दास्तान है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया। अब दो कौमी नज़रिया तो आपको मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कायदे आज़म और दूसरे लोग क्या बोल रहे थे कि भाई ये ख़ित्ता जो है ये मुल्क नहीं है, ये क्या है, ये सब कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा कौमें आबाद हैं, जिनके अंदर प्रोमिनेंट कौमें जो हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। हिंदू ज़्यादा तादाद में हैं, ठीक है, और मुसलमान कम तादाद में हैं। इसकी वजह क्या थी? अब इस वजह की तरफ चलते हैं। आपको टू नेशन थ्योरी, इसका बैकग्राउंड वगैरह तो सब कुछ समझ में आ गया ना। आखिर कायदे आज़म सर सैयद अहमद ख़ान और दूसरे जो तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट के जो बड़े बड़े लोग थे, आखिर इस टू नेशन थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे थे, इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रहे थे? उसकी वजह है, अंग्रेज़ जब आया था वो सबको इंडियंस कहता था कि ये इंडियंस हैं। क्या हैं ये इंडियंस हैं। अब इसके अंदर हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सिख भी आ गए, बुद्ध भी आ गए, सब, वो सबको एक ही नज़र से देखता था कि ये इंडियंस हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा ज़रा। इंग्लैंड में क्या है? डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। तो डेमोक्रेसी या जमहूरियत के अंदर क्या होता है? वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट होती है, ठीक है, वज़ीर आज़म होता है। आप मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें, और पूरे मुल्क के अवाम अगर आपकी पार्टी को वोट दे देते हैं तो क्या होगा? आपके वोट ज़्यादा हो जाएंगे और आप जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? और अगर आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो सारी पावर आपके हाथ में आ गई, नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अब इंडिया के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? हिंदुओं की है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो एक जमहूरी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ जमहूरी निज़ाम है, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पार्लियामेंट है, इलेक्शन का सिस्टम है, आवाम वोट डालते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और उसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा वज़ीर आज़म बनता है और पूरे मुल्क का किंग होता है, पूरे मुल्क को चलाता है। इंडिया में अगर इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी किसकी है भाई? हिंदुओं की। बात को ज़रा समझिएगा। इंडिया में अगर इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी किसकी है? हिंदुओं की। मुसलमान तो माइनॉरिटी के अंदर हैं, मुसलमान तो कम तादाद में, हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में है। हिंदुओं की जो जमात है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज भी है, इसको कांग्रेस कहा जाता है। मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया के अंदर। तो ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी? एक मैंने आपको बता दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की, और ये हिंदुओं की जो है वो पार्टी थी, इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें हिंदू थे, इसमें मुसलमान थे। अब इलेक्शन अगर होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, वोट ज़्यादा किसको मिलेंगे? डेफिनेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलेंगे, हिंदुओं को मिलेंगे। और उसके बाद हुकूमत किसकी बनेगी? हिंदुओं की बनेगी। और हुकूमत अगर हिंदुओं की बनेगी तो फिर मुसलमानों का क्या होगा? वही होगा जो आजकल आप इंडिया में देख लें जो हो रहा है।
खुद देख लें आप, मैं क्या बताऊं आपको। आप 2 4 8 इंडियन मुस्लिम्स को देख के ये इस खुशफहमी में मत मुब्तला रहा करें कि आपके खान पठान जो हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या सानिया मिर्ज़ा भी मुसलमान है, या तो फिर और बहुत सारे, ठीक है, का वहाँ मुसलमान जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं। और ये 2% है मुसलमानों का जो कि आपको दिखाया जाता है। ये 2% है जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहा है, ऑफिसर रैंक पे बैठा हुआ है, और जो है वो स्पोर्ट्स में भी है, फिल्मों में भी है, सब में है। ये मुसलमानों, अभी जो इंडिया में मुसलमान हैं उनका 2% है। 98% क्या है, यूट्यूब निकालें आपको सब नज़र आ जाएगा कि वहाँ पर वो मुसलमान जो कमज़ोर हैं, 98% जो कमज़ोर हैं, वो सिर्फ अभी तक ये यकीन दिलाना चाहते हैं हिंदुओं को कि भाई हम आपसे वफ़ादार हैं, हम आपसे वफ़ादार हैं। यानी कि एक मुसलमान की ज़िंदगी पूरी गुजर जाती है इंडिया में सिर्फ इंडियन हुकूमत को ये यकीन दिलाने के लिए कि हम आपके वफ़ादार हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा भी दुश्मन है, आप यकीन करें इस बात को। और वो बोलते हैं कि नहीं, आप मुसलमान हैं। सबसे पहली बात ये, जब मुसलमान की बात आती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है, दुनिया के कायदे कानून बदल जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये तारीख़ कह रही है। आप थोड़ा सा स्टडी कर लें यूट्यूब के ऊपर, आप देखें, आपको अब तो हर चीज़ खुली पड़ी है ना, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आप देख लें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स के नाम से आप लिख लें यूट्यूब पर, ढेरों ढेर वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगे। इम्तियाज़ी सलूक मुसलमानों से जो अमेरिका में होता है, जो यूरोप में होता है, जो इंडिया में होता है। कौन सा खित्ता है मुल्क का, दुनिया का, जहाँ पर मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाता? सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की है भाई। क्रिश्चियंस हैं उन पर भी, हिंदू हैं उन पर भी, सिख हैं उनके ऊपर भी, और यहूदी हैं उनके ऊपर भी। कौन सी कौम है दुनिया की जिसके ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की? लेकिन मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड तकरीबन ये रहा है कि मुसलमानों ने अपनी हुकूमत के अंदर जो है वो जिस मुल्क में, जिस जगह पर, जिस कौम के ऊपर हुकूमत की है, वहाँ के अवामुन नास को परेशान नहीं किया। इंडिया को ही देख लेना आप, लगभग 1000 साल मुसलमानों ने वहाँ हुकूमत की है। राइट्स जो हैं वो तो जगह जगह थोड़े बहुत क्लैशेस हो ही जाते हैं। एक फैमिली के अंदर भी भाई भाई रह रहे हैं आपस में, थोड़ा बहुत उनकी भी आपस में नोक झोंक हो ही जाती है। लेकिन एज अ होल पूरा अगर आप देखें मुसलमानों का टेन्योर हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात आपको सुनने को नहीं मिले होंगे। आज इस जमहूरी दौर के अंदर इंडिया में देख लें आप, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कितना बदतरीन हाल है। बहरहाल ये एक और टॉपिक है, इसको तो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्यों मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ को ये यकीन दिला रहे थे कि भाई हम 2 कौमें हैं, एक नहीं हैं, आप हमें इंडियन ना समझें। इंडियन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जो आप ले रहे हैं। मुसलमान अंग्रेज़ों को इस बात का यकीन दिला रहे थे कि आप हमें, हम अलग कौम हैं और हिंदू अलग कौम है। ये इंडिया जो है ये सब कॉन्टिनेंट है, ये कंट्री नहीं है। अगर आप यहाँ इलेक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली हिंदू जीत जाएंगे और उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारी सिचुएशन थी जिसके ऊपर 2 नेशन 2 कौमी सिस्टम जो है वो चला। अब जब 2 कौमें कंसीडर कर ली जाएंगी, या 3 कौमें या 4 कौमें कंसीडर कर ली जाएंगी, तो अंग्रेज़ करेगा क्या पता है आपको? अंग्रेज़ डेफिनेटली ये करेगा कि भाई ये एक अलग कौम है। अगर अलग कौम है तो अलग कंट्री, आसान सी बात है ना। अगर अलग कौम है तो अलग कंट्री। हिंदू अलग कौम है, इसकी अलग कंट्री। सिख अलग कौम है, इसकी अलग कंट्री। मुसलमान अलग कौम है, इसकी अलग कंट्री डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ का दिमाग क्या है? जमहूरी, डेमोक्रेटिक। इस बात को इंडिया के जो हिंदू थे वो बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर रहे थे। कब का टाइम पीरियड है ये? 1857 की जंग आज़ादी के बाद का है। 1857 की जंग आज़ादी नो डाउट सब ने साथ मिल के लड़ी, कलेक्टिव एनिमी के ख़िलाफ़, जिसको हम जो है वो अंग्रेज़ कहते हैं, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ ने अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे अमल करना शुरू किया ना, तकसीम करो और हुकूमत करो,
हिंदुओं को ऊपर जो है वो मराद देनी शुरू कर दी और मुसलमानों को सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं थी फिर हिंदुओं ये। और अब इस सवाल की तरफ चलते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें, कोई वजह तो होती है ना। आप ऐसे ही पागल दीवाने थोड़ी हो जाते हैं जो उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत को आप इस बात का यकीन दिलाना शुरू कर दें कि भाई हम 2 कौमें हैं और बहुत सारी कौमें आबाद हैं हिंदुस्तान में। कोई वजह तो होगी ना इसके पीछे। पहली जो वजह इसके पीछे शुरू हुई थी सबसे पहले, जिससे मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गए थे, उनको नज़र आने लग गया था कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने हिम्मत न की तो। और वो कौन सा मामला था? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का। हिंदू और मुसलमानों, हिंदी और, क्योंकि उस वक्त जो सरकारी ज़बान थी वो उर्दू थी, हिंदुओं ने कैंपेन चलाई कि भाई आप सरकारी ज़बान जो है वो उर्दू नहीं, आप हिंदी को लेके आएँ। अब ये जो चीज़ थी ये मुसलमानों के लिए सोचने वाली बात थी कि आखिर सरकारी ज़बान अगर हिंदी हो जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उनका बड़ा विज़न था। हिंदुओं को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सरकारी ज़बान उर्दू ही रहे तो? लेकिन नहीं, हिंदुओं ने कहा नहीं, सरकारी ज़बान उर्दू नहीं होगी, सरकारी ज़बान हिंदी होगी। ये वो चीज़ थी जिसने सबसे पहले ट्रिगर किया था मुसलमानों को, सोचने पे मजबूर किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो ये पहला तनाज़ा था जो कि खड़ा हुआ था हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। तो यहाँ से मामला अलग अलग होना शुरू हो गया था। धीरे 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 मुसलमानों को समझ आने लग गई थी कि भाई साथ रहना पॉसिबल नहीं है। हिंदू जो है मेजॉरिटी के अंदर हैं, अंग्रेज़ का दिमाग जमहूरी है, वो जमहूरियत ही के को लेके आया है यहाँ पर, जमहूरियत को ही नाफिज करेगा, इलेक्शन करवाएगा, डेफिनेटली इन्हीं का वज़ीर आज़म बन जाएगा। हमारा क्या होगा अगर ये सिर्फ उर्दू को हटा के हिंदी को लेके आ रहे हैं? आपका क्या होगा? आप देख लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है अभी आपके साथ। यही तो उस वक्त के मुसलमानों ने सोचा था, तभी तो पाकिस्तान बनाया। बहरहाल अब आगे चलते हैं। सारा सिनेरियो मैंने आपको किसी हद तक समझा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ 2 नेशन थ्योरी जो है, इसके अंदर जो वर्ड मीनिंग लिखी हुई है ज़रा मैं उसको बता दूं आप लोगों को, ताकि आप ख़ुद पढ़ने के काबिल हो सकें अंग्रेज़ी ज़बान को। पेज नंबर 20 पे आ जाइए। डेवलपमेंट ऑफ 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिए का इर्तका। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, सर सैयद ट्राइड टू रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। सर सैयद ट्राइड, सर सैयद ने कोशिश की, टू रिमूव डिफरेंसेस, तफरीक को मिटाया जा सके। तफरीक वर्ड निकला है फ़र्क से, फ़र्क को मिटाया जाए। बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क को मिटाया जाए। एंड एंडीवर्ड, और जद्दोजहद की। एंडीवर का मतलब होता है कोशिश करना, जद्दोजहद करना। टू क्रिएट यूनिटी अमंग देम, क्रिएट यूनिटी, इत्तेहाद पैदा किया जाए, अमंग देम, इनके दरमियान, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। हिंदू स्टूडेंट्स वर एडमिटेड एंड हिंदू टीचर्स वर रिक्रूटेड इन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। जो मुसलमान इदारे थे वहाँ पर हिंदू स्टूडेंट्स को दाखिला दिया गया और हिंदू टीचर्स को मुलाजमतें दी गई। ठीक है, हिंदू स्टूडेंट्स वर एडमिटेड, हिंदू स्टूडेंट्स का दाखिला, एंड हिंदू टीचर्स वर रिक्रूटेड, रिक्रूटेड मतलब मुलाजमत देना, हिंदू टीचर्स को मुलाजमत दी गई। किन इदारों में? इंस्टीट्यूशन मतलब इदारे, किन इदारों में? मुसलमानों के इदारे में। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बहुत मायूस हो गए। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द कैंपेन ऑफ हिंदूज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू उर्दू। सर सैयद अहमद ख़ान बड़े मायूस हुए, ठीक है, किस चीज़ को देख के? जो हिंदुओं ने कैंपेन लॉन्च की, मुहिम चलाई। कैंपेन का मतलब मुहिम, हिंदुओं ने मुहिम चलाना शुरू की, किस चीज़ को लेके? कि ये जो है वो फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को प्रोमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए। किसके मुकाबले में? इन कंट्रास्ट मतलब मुकाबले में, किसके मुकाबले में? उर्दू ज़बान के मुकाबले में। हिंदूज़ वांटेड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदू वांटेड, हिंदू ये चाहते थे क्या? हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के, हिंदी जो है इसको सरकारी ज़बान के तौर पे लिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज, दफ्तरी ज़बान। द कंट्रोवर्सी बिटवीन हिंदी एंड उर्दू चेंज सर सैयद्स माइंड। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तनाज़ा,
झगड़ा, ये जो झगड़ा शुरू हुआ, ये जो तनाज़ा शुरू हुआ, एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी का मतलब है तनाज़ा, ये जो तनाज़ा शुरू हुआ हिंदी एंड उर्दू चेंज सर सैयद्स माइंड, इसने सर सैयद का जहन जो है वो बदल दिया। एंड ही डेवलप्ड हिज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, और उन्होंने डेवलप की, बनाई हिज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, अपना सियासी मंसूबा, अपनी सियासी हिकमत अमली। पॉलिटिकल मतलब सियासी, स्ट्रेटजी मतलब हिकमत अमली। ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, मुसलमानों की मुस्लिम पहचान। मुस्लिम आइडेंटिटी मतलब मुस्लिम पहचान। अब वो ये बात नहीं कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक है, नहीं, वो मुसलमानों की बात कर रहे थे कि वी आर मुस्लिम्स। उन्हें नज़र आ गया था कि नहीं भाई, ये आगे चल के मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, अभी से अपना रास्ता पकड़ लो। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये क्या था? ये आगाज़ था। बिगिनिंग मतलब आगाज़, ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का आगाज़ था। सर सैयद वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर, पहले मुसलमान रहनुमा थे। लीडर मतलब रहनुमा, पहले मुसलमान रहनुमा थे। हु यूज़ द टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक कौम का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया उन्होंने। बिकॉज ऑफ देयर सेपरेट रिलीजियस एंटिटी, वजह किस लिए? बिकॉज ऑफ देयर सेपरेट रिलीजियस एंटिटी, क्योंकि उनका एंटिटी का मतलब होता है वजूद, हस्ती। एंटिटी वर्ड का मतलब क्या है? वजूद या हस्ती। एक अलग वजूद है, रिलीजियस एंटिटी है, अलग मजहबी वजूद रखते हैं, अलग मजहबी हस्ती है। देयर डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब तहजीब, डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। मुसलमानों की जो है वो डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है, मुख्तलिफ तहजीब है। फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा है, कल्चर सकाफ़त है, मोरल वैल्यूज़ इखलाकी इक़दारें हैं, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, और जो नज़रिया है मुआशी नज़रिया कि भाई आपने कमाना कैसा है, कैसे नहीं कमाना। मिसाल के तौर पर सूद को ले लें तो इंडियंस जो हैं, हिंदू मज़हब के अंदर सूद जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसको बिल्कुल वैलिड समझते हैं। जबकि मुसलमानों के नज़दीक सूद जो है, इंटरेस्ट जो है, वो क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कि सूद लेने वाला और देने वाला, जिसने सूद दिया और सूद लिया, उसने ऐसा काम किया जैसे उसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। इतनी बड़ी बात बोली अल्लाह ताला ने सूद के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, यूजरी के बारे में। तो सूद का मामला ऐसा है कि जिसने सूद लिया और सूद दिया, दोनों ने एक ऐसा काम किया है जैसे कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया हो, यानी कि इतना बड़ा गुनाह है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी पार्ट 1 इसको करते हैं, ठीक है? पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर जो है हम इसकी बाकी वोकैबुलरी वगैरह उन सबको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।